साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। रहीमन धागा प्रेम का, जो टूटे सो छटकाए, टूटे सो फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रहीमदास जी ने कहा है कि प्रेम चाहे मनुष्य से हो, जानवर से हो या भगवान से हो, प्रेम का धागा कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो फिर उसके अंदर गांठ पड़ जाती है। और वो गांठ चाहे मन के द्वारा पढ़ो, आँखों के द्वारा पढ़ो, कानों के द्वारा पढ़ो, मुंह के द्वारा पढ़ो, हमारे कर्म के हिसाब से वो गांठ पड़ जाती है, जो कभी निकलती नहीं है और जीवन को नर्क बना देती है। आज के मंथन में मैं आपके सामने साबका के अंदर चलते हुए अभी के मसौदे और FVA और साथ में अब मैं इनको एक नाम नया देता हूँ आज से, रंगा और बिल्ला, कपिल और नलिन तलवार। तो मैं साबका की तरफ से शुरू करता हूँ कि इन्होंने इस रंगा और बिल्ला को बाहर किया, लेकिन जब पूरा देश 14 महीने तक कहता रहा, पूरे संगठन कहते रहे साबका वालों को कि तुम अच्छे हो, ये दो बंदे बाहर निकालो, हमारी एकता नहीं बनेगी, तब पूरे साबका को ये बंदे अच्छे लगते थे। और जो इनको बोलता था बाहर निकालने, उनको ये लोग भी, चाहे वो गौसल साहब हो, चाहे वो इनका हरपाल हो, चाहे कोई भी हो, वो भर भर के हमें गालियाँ देता था। तो आज ये इनके लिए, अब जब इनको बुरा लगा तो कि अब इनको इन्होंने बाहर निकाला है। यहाँ मैं एक उदाहरण और दूंगा कि अब ये 2 वर्षेज या 4 वर्षेज जो भी आगे साबका है, तो ऐसा होता है भाई, जब 2 आदमी जब आपस में लड़ते हैं ना और एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू करते हैं, तो जब कपड़े उतारने शुरू करते हैं तो वो उतारते जाते हैं, उतर जाते हैं, लेकिन फिर एक समय दोनों को एहसास होता है, अरे अब तो हम नंगे हो जाएंगे। जैसे ही दोनों का नंगे होने का टाइम होता है, दोनों रुक जाते हैं और दोनों ही रुक के फिर समझौता कर लेते हैं। समझौता तो हो जाता है, लेकिन फिर जो मैंने पहले आगे वाली बात कही ना, कि वो रहीम जी वाली गांठ है जो इसमें काम कर जाती है। इसलिए मैं देश के पूरे सैनिकों को बोल रहा हूं कि भाई, जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं। साबका संघर्ष कमेटी इन दोनों को बाहर नहीं कर सकती है तो ये काम नहीं कर सकती। ये मैंने पहले इनको राहु केतु कहा था, और अभी आज के हालात के अंदर दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे तो आपके सामने सबसे पहले मुलाकात होगी रंगा और बिल्ला। अगर आप रंगा बिल्ला से पड़प सकते हैं तो आप वहाँ धरने के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये पूरे देश के संगठनों के लिए है, क्योंकि पूरे देश के संगठनों ने जब बोला तो साबका ने एक्शन नहीं लिया। आज साबका ये इनको न निकल पा रही है और न इनको बाहर कर पा रही है, ठीक है ना। तो ये कमजोरी साबका की है। दूसरा, अब मैं आता हूँ, क्योंकि साबका से मैं अभी बोल रहा हूँ, ये दोनों बंदों का जो एजेंडा है वो आरोपी नहीं है मेरे भाइयों, न कभी था, न है, न रहेगा। इनका एजेंडा जो है पीछे से जिसने सेट किया वो बहुत बड़े लोग हैं, वो सेट किए हुए, उन्होंने बचा हुआ टाइम निकाल दिया था और आचार संहिता लग गई। अब आने वाले टाइम में भी अगर ये सरकार आती है तो 5 साल तक ये आपको रोके रखेंगे और आपको एक मंच पर नहीं होने देंगे। बस इनका अपना एजेंडा सेट है। चलो अब आते हैं FVA के ऊपर। तो FVA के लिए मैं सभी FVA के अलायंस के प्रधानों के साथ में हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एज पर FVA राठौड़ साहब के खुद के शब्दों के अंदर कि भाई ऐसा है कि कोई भी FVA जो अध्यक्ष है वो कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि उनके अलायंस के जो भी प्रधान है वो सहमत नहीं होंगे। उनके सहमत होने के बाद ही FVA कोई निर्णय ले सकता है, या FVA का प्रधान निर्णय ले सकता है, काउंसिल निर्णय ले सकती है। तो अब हमारे पास में 15-20 दिन का समय है, सरकार दूसरी बनने वाली है। अगर लगता है FVA के प्रधानों को, अलायंस को, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं,
तो उनके साथ में मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अरे कम से कम आप अपना एजेंडा तो कम से कम एफई अध्यक्ष को भेजो, एक एक आदमी प्रधान उनसे बात तो करो कि हमें अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि साहब का चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये जो दो बंदे हैं ये साहब का को चाहे कुछ भी कर ले, अंदर रहेंगे तो भी उतनी उसको उठने देंगे और ये बाहर रहेंगे तो भी नहीं उठने देंगे, और फिर जहाँ तक इनकी कोशिश होगी वो आपको भी एक नहीं होने देंगे और ना आपको कोई काम करने देंगे। तो ये भी बड़ा चैलेंज है आपके सामने। तो जो एफईए को अभी चाहिए, एफईए के प्रधानों को चाहिए कि सबसे बड़ा जो इनका एजेंडा दोनों बंदों का है, अफसरों से आपको अलग कर दिया, अच्छी बात है, आप हो गए, वो ठीक बात भी है। अब आपको करना चाहते हैं जेसीओ और ओआर में, दोनों में। अब जेसीओ को अलग करना चाहते हैं और ओआर को अलग करना चाहते हैं, और फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों कि ओआरों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, वो जब नौकरी के अंदर भी जेसीओ से इतनी नफरत करता है कि वो जेसीओ को नौकरी में हिंजड़ा कहता है। मुंह पे भले ही मत कहे, लेकिन मैंने भी नौकरी पूरी करके आया हूँ और ऑनररी कैप्टन बन के आया हूँ, तो मुझे पता है कि भी मेरे जवान की मानसिकता क्या है। तो कोई ठीक है, कोई खानदानी आदमी है, उसको पता कि भी नसीब से सब कुछ मिलता है, तो वो बात अलग है। बाकी हर आदमी जेसीयू को हिंजड़ा बोलते हैं, तो वो मानसिकता कोई जाएगी नहीं कि भी चली गई। वो अभी भी मैं बोलता हूँ कि ये अभी जो नई आपके सामने एक नई जेसीयू अलग हो जाएंगे, एक जवानों का एक नया दल बन के या संघ बन के या संगठन बन के, और इन दोनों के सुपरविजन के अंदर बहुत जल्दी आपके सामने प्रकट होने वाला है। क्योंकि इनके पास में यूट्यूब की ताकत है, और यूट्यूब की ताकत को देश के प्रधानमंत्री ने कम आंका था तो वो आज भोग रहा है। इसलिए अगर आप भी कम आंको तो आप भी भोगोगे। इसलिए अच्छा ये है कि जो एफई के अलायंस के सारे प्रधानों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए भाई, जिसके पास भी जाए कम से कम प्रधान तक पहुंचाइए कि कम से कम आप ये अगले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अपने सारे जो भी ओपिनियन है वो एफई अध्यक्ष तक पहुंचाइए, और अपनी अध्यक्ष को राय दीजिए क्या करना क्या नहीं। जिस हिसाब से राय पहुंचेगी वो आपकी मीटिंग लेंगे, आपको बुलाएंगे, या हो सकता है फिजिकली वो कर ले, अपना मीटिंग कर ले, या जो भी रैली रख ले, कुछ भी रख ले, लेकिन आपको ऐसा बैठ के फिर हम आगे की रणनीति बना के आप काम कर सकते हैं अगर करना है तो। नहीं करना है तो जो हालत दिग्गज वीरांगना सभा महासंघ की हुई है वही हालत एफईए की होगी। अकेले राठौड़ साहब कुछ नहीं कर सकते, अकेले राठौड़ साहब कुछ नहीं कर सकते। मतलब राठौड़ साहब ओनली एफईए के अध्यक्ष बोलेंगे तो आगे कदम बढ़ेंगे, नहीं तो राठौड़ साहब अपने घर के अंदर है, वो घर में रहेंगे। ठीक है ना। तो ये सब मेरा हाथ जोड़ के सभी उनसे ये निम्र निवेदन है कि एफईए के लोग जो फील्ड में हैं या जो काम करने वाले हैं, जो एफईए को संगठित करने वाले हैं, जो एफईए के प्रधान हैं, जो काउंसिल है, स्टेट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तहसील वाइज है, आप लोग कृपया राठौड़ साहब को अपने अपने व्यू भेजिए। राठौड़ साहब अकेला निर्णय नहीं ले सकता, लेगा तो भी वो चलेगा नहीं। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इन दोनों के ऊपर, रंगा और बिल्ला के ऊपर। तो इसमें जो रंगा है वो है नलिन, और जो बिल्ला है वो है कपिल। तो भाई बिल्ला, तू मेरे को चाहे कुछ भी कह दे, सबसे पहले मैं तुम दोनों के कच्छे में घुसा था। तेरा ऑडियो मैंने सुन लिया, तो तुम दोनों के कच्छे में मैं घुसा था सबसे पहले। 20 तारीख से पहले जो तुम लोगों को पहले फॉलो करता आया, जो कि आया नहीं अच्छे बंदे, मैं तुम लोगों के कच्छे में घुस गया, और कच्छे में मैं रहा जब तक सितंबर नहीं आया तब तक मैं कच्छे में रहा। और तुम्हारे कच्छे के अंदर जो जगह होती है सारी जगह में मुझे हर जगह गंदगी नजर आई तुम दोनों के कच्छे के अंदर। कहीं थोड़ा बहुत भी साफ सफाई कुछ ठीक ढंग का कुछ होता तो मैं वहाँ निवास कर लेता, क्योंकि कच्छों में रहने की मेरी आदत है, ज़िंदगी कच्छों में गुजार दी भाई। तो अब जब राठौड़ साहब से मुलाकात हुई, इनके साथ हुई, और जब इनके कच्छे में घुसा तो इनके कच्छे के अंदर मुझे और तो कुछ मिला नहीं, लेकिन साफ सफाई अच्छी मिली।
यानी कि ये जो गंदगी को अच्छा साफ कर देते हैं, गंदगी को, समझना मेरी बात को। राठौड़ साहब का काम है गंदगी को अच्छी तरह साफ करते ना। जब मुझे लगा कि ये अपने कच्चे में अपना अच्छा मतलब साफ कर लेते हैं, तो राठौड़ साहब की साफ सफाई देख के कि ये ऑपरेशन भी अच्छा करते हैं, अच्छी साफ सफाई रखते हैं और नीट एंड क्लीन होके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने इनसे पूछा कि ये लोग इतना मतलब नीचे गिर गए हैं, इस तरह के ये कर रहे हैं, आपके जूते मार रहे हैं राजधानी के अंदर, उनका बड़ा अच्छा जवाब था कि जडेजा साहब, देश की जनता इनको जवाब देगी, आप बस शांत रहिए, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा इनके विरुद्ध, कुछ नहीं निकलेगा। आज पूरा देश तुम दोनों के ऊपर, भले ही तुम कितने अपने आप को अवतारी पुरुष मान लो कि आप तो साक्षात अवतार और जो आप बोलते हो वही सही है, तो भैया ये देश के पूर्व सैनिक नहीं मान रहे, तुम 28 लाख 7 लाख करते रहो। तुम्हारा उद्देश्य अपना चैनल है वो चलता रहेगा, लेकिन जो चैनल पहले चलता था उस तरह से नहीं चलेगा। और तुम बोलते हो जेसीओ, तो जैसे कि वो पंजाब वाले ने ऑडियो डाला है उसमें बोला भी है कि भाई ये जो धरने के ऊपर ज़्यादातर स्ट्रेंथ थी ना, ये जेसीओज की रही है, क्योंकि सारे जवान अपने काम में 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो छोड़ के नहीं आ सकते। आज कंडीशन इंडिया में क्या है बेरोजगारी की, वो सारे सैनिक जानते हैं। जितने भी हमारे अदर रैंक्स के हैं, वो जो कम सर्विस में आए हैं, सबको अपना घर चलाना है, बाल बच्चे चलाना है, बच्चों को बड़ा करना है, एजुकेशन करना है और सब कुछ देना है। अब रही बात कर्म की, तो भाई राठौड़ साहब अपना कर्म कर रहा है तो वो भुगतेगा, तू कर रहा है तो तू भोगेगा, और रंगा कर रहा है तो वो भोगेगा, और मैं कर रहा हूँ तो मैं भोगूंगा। मेरे बारे में तू उतना ही जानता जितना तेरे को लोगों ने बताया, तेरे बारे में उतना ही जानता हूँ जितना मैं तेरे को पिछले 1.5 साल से सुनता आ रहा हूँ, खुद को सुनता आ रहा हूँ। और बाकी जो जनता पूरी जो तुम्हारे बारे में बोल रही है, ठीक है ना, तो भाई ऐसा है कि खुद को सुधारो, खुद सुधर जाओगे तो सब सुधर जाएगा। अब मैंने ये शर्ट पहन लिया, मैं बोला यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जब तक देश की जनता बोले कि भाई ये शर्ट अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा है, तेरे कहने से वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप चाहे एक वीडियो नहीं 100 वीडियो डालो। पहले भी मैं कच्छों में था, वो लेटरिन में था, दस्तों में था, सब कुछ में था, मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ा? देख ले, पड़ा क्या? अब भी नहीं पड़ेगा। देश की जनता को यही बोलना चाहता हूं कि साबका और इन दोनों रंगा बिल्ला के चक्कर में नहीं आना, दोनों के चक्कर में अब बोल रहा हूं नहीं आना, क्योंकि नहीं तो आज कम से कम 15 दिन में साबका इनको अभी तक इतना ठोक के जवाब दे देती, अगर कोई देने वाला होता तो। वे बस 2 वीडियो बना दिए, चढ़ा दिए, ठीक है ना। भाई तुम दोनों के पास में 2 ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में क्या है साबका, उसकी आप करोगे, आपको व्यूवर मिलेंगे, आपको आगे लीड मिलेगी। दूसरी तरफ है राठौड़ साहब, जडेजा और उदय सिंह भी अभी हमारी टीम में शामिल हो गया है। क्यों? कि वो भी जहाँ गलत होता है वहाँ अपनी उंगली ठोक ही देता है। उसकी आदत है कि जहाँ गलत सुराख होता है उस सुराख के अंदर उंगली पक्का ठोकता है, और जहाँ सही है वहाँ वो कुछ नहीं कहता है। तो ये उदय सिंह की जो मैंने देखा है कि उदय सिंह शेखावत गलत को गलत कहता है, और कहता भी नहीं है, अच्छी तरह से उसमें उंगली करता है, अच्छी तरह से, जब तक कि वो राइट जगह पर नहीं आ जाता है। और नहीं आता है तो फिर हाथ छोड़ के फिर छोड़ देता है, भाई अब तू तेरा मैं मेरे। ये है उदय सिंह की परिभाषा। राठौड़ साहब की बता दी मैंने, ऑपरेशन करता है, सही करता है, साफ सफाई रखता है, इसलिए उसका कच्चा अच्छा लगता है। उदय सिंह वाले में भी 1-2 बार घूम के आया हूँ, तो उसके वो उंगली वाली चीज़ ठीक है कि गलत जहाँ गलत सुराख को बंद करो, बस उनका कहना चाहे भले ही अपनी उंगली डालनी पड़े लेकिन सुराख को बंद कर दो। जहाँ कीड़े आने की संभावना है, मक्खियाँ आने की संभावना है, या कोई गंदगी आने की संभावना है, उस छेद को बंद करो। उसके लिए कुछ साधन न मिले तो अपनी उंगली घुसेड़ दो, तो वो घुसेड़ भी देता है। अब मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैंने बता दिया है कि साबका के साथ में क्या है, एफई के साथ में क्या है, और राठौड़ साहब मेरे और उदय सिंह के पास में क्या है। हमारे पास में हाथ जोड़ के विनती है कि अगर पार लगाना मेरे देश के सारे सैनिकों, तो सब एक मंच पे आके इनको दे दो, जो भी देना है दे दो।
और देने के बाद में अपना प्लान बना के, अपना मेमोरेंडम बना के, अपना मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार के सामने पहले से तैयारी करके रखो, और सरकार आती है उसके सामने रख दो तो ठीक है, नहीं रखोगे तो जैसी भावी वैसा परवान। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मोहन रंजन के बारे में मैंने नहीं बोला, मैं रह गया था, तो उसमें भी वो बार बार इसके कहने से वीडियो बना के डाल रहा है। तो अगर वहाँ तक पहुँचता तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मोहन रंजन जी, भगवान ने जो ये यहाँ पे बनाया ना, अपने नीचे की तरफ 2 गोली बनाई है, 1 डंडा बनाया है। अब कोई भगवान के बनाए हुए चीज़ को बोले कि भी गोली ऊपर चली जाए और डंडा नीचे हो जाए, तो ये सृष्टि में कभी नहीं हो सकता। ये आपके लिए सबक है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि डंडा नीचे नहीं जा सकता, गोली ऊपर नहीं आ सकती। मुझे आपको ये शब्द कहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि आपकी ज़ुबान के अंदर क्या है भगवान जाने, क्योंकि आपको मैंने अभी तक कभी शुद्ध सही चीज़ बोलते हुए देखा ही नहीं है। तो मेरे लिए आपकी इम्पोर्टेंस बस उस गोली और डंडे के आसपास की घास के बरस से ज़्यादा कुछ है नहीं। इसलिए जय हिंद, जय भारत।